Assalamu alaikum everyone. Okay, no one has joined yet. Okay, this is the class of software engineering of section A. I will start when the students join. Assalamu alaikum. इकरा आपने ज्वाइन किया है, सिर्फ बाकियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. I'm still waiting. Today is going to be our last class of discrete structures. Sorry, software engineering. If you can hear me clearly, kindly मैसेज पे मुझे बता दें, कंफर्म करते हैं. और बाकियों तक भी अगर मैसेज पहुंचा दें, वी आर वेटिंग फॉर देम इन द क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ बिट. Alright, let's start. I'm not sure why the students are reluctant to join today. अच्छा, आज की क्लास का एजेंडा बड़ा सिंपल सा है, और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की ट्यूसडे वाली क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अलग से आपको ऑब्वियसली इस कोर्स में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा और क्या क्या चीज़ें आपने किस तरह से मैनेज करनी है. वही सारे तरीक़ेकार होंगे जो कि मैंने आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की क्लास में बताया. यानी कि आपको नेक्स्ट वीक या अभी आने वाले दिनों में एक ईमेल आएगी जिसमें हम एक जूम मीटिंग का आपको बता देंगे कि भाई इस दिन आपका एग्ज़ाम अनाउंस होगा. फिर आप उस जूम मीटिंग को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं एग्ज़ाम भी दे दूँगा जो कि 24 to 48 आवर्स का होगा. और उसके बाद फिर हम उस एग्ज़ाम पे डिस्कशन भी करेंगे, और फिर उसमें कोई क्वेश्चंस क्यूरीज़ वगैरह आपकी होंगी तो मैं उसको भी एंटरटेन करूँगा. और आफ्टर दैट द एग्ज़ाम विल बी यूअर्स, और एग्ज़ाम जो है वो फिर आप सबमिट करवा देंगे मुझे. सबमिशन इंस्ट्रक्शन भी आपको मैं दे दूँगा. सो आज का एजेंडा बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है कि एक तो हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था हम उसको कंप्लीट करेंगे. उसमें सिर्फ कुछ दो चार चीज़ें रह गई हैं जो कि हमने देखनी है. आई होप कि इतना ज़्यादा वक्त उनमें नहीं लगेगा. दूसरा जो एजेंडा है हमारा, विच इज़ अवर लास्ट एजेंडा, इज़ टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एग्ज़ाम and understand that what measure should you and should I take in order to conduct that exam peacefully and in a very smooth way. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम एग्ज़ाम की नोयत के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे जिसकी सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड देन आई विल बी बैक. ऑलराइट, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन. सो यहाँ तक हम बात कर चुके थे. मैं थोड़ा सा अगर आपको एक स्टेप पीछे ले जाऊँ तो वी वर डिस्कसिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने देख ली थी. उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देख लिए थे कि वाई डू वी वांट टू डू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. फिर हम ग्राफ बेस्ड मेथड पे ऐसे आए थे और हमने यहाँ पर क्लास को फिनिश कर दिया था. एंड वी सेट कि हम इस चीज़ को अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. बस यही एक दो चीज़ें रह गई हैं जो कि हमने आज डिस्कस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ ग्राफ? अ ग्राफ is a type of artifact जिसमें what you can say is दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं एक ग्राफ में. although you know कि एक ग्राफ होता क्या है. अच्छा, एक ग्राफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस तरह से लोग कंफ्यूज करते हैं कि आप जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं तो वो एक ग्राफ है. नो, दैट्स नॉट अ ग्राफ. दैट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू शो अ ग्राफ. जिस तरह पेपर है ना, आप पेपर के ऊपर एक ग्राफ बना सकते हैं. आप पेपर को तो पेपर ही कहेंगे ना. आप पेज के ऊपर एक ग्राफ बनाते हैं, आप उस पेज को पेज ही कहेंगे. हाँ, उसके ऊपर जो बनी हुई चीज़ है दैट इज़ अ ग्राफ. सिमिलरली अगर आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ना, यानी कि आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना देते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये ग्राफ हो गया, दैट्स नॉट अ ग्राफ. स्पेशली इन कंप्यूटर साइंसेज एंड मैथमेटिक्स, दैट्स नॉट अ ग्राफ. यानी कि जब आप जाते हैं एक शॉपकीपर के पास आपको पेजेस लेने जिसमें एक ग्राफ आप बनाते हैं, तो आप उसको जाके कहते हैं यार ग्राफ दे दो, ठीक है. लेकिन एक परफेक्ट वर्ड जो है वो ग्राफ नहीं है, बल्कि क्या है, ग्राफ पेपर. एक ऐसा पेपर जिस पे आप ग्राफ बना सको. तो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं ग्राफ को ग्राफ पेपर से. जैसे है कि अगर आपने एक्स वाई एक्सेस बना दिया है और उसमें आपने नंबरिंग वगैरह कर दी है तो दैट इज़ अ ग्राफ. नो, दैट्स नॉट अ ग्राफ, दैट इज़ जस्ट अ प्लेन पेपर. यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑन दैट. सो अ ग्राफ हैज़ टू मेजर पार्ट्स, जिनमें से एक होता है वर्टेक्स और एक होता है एज. एक होता है वर्टेक्स और एक होता है एज.
वर्टेक्स या वर्टेक्स का दूसरा नाम नोड भी होता है, NODE नोड। एज का दूसरा नाम लिंक भी होता है, कनेक्शन भी होता है। पॉइंट इज के यू कैन नेम इट एनी वे यू लाइक, बट दे आर गोइंग टू बी द टू मेजर थिंग्स। दैट वन इज अ स्टॉप पॉइंट, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो लाइक दिस इज अ स्टॉप पॉइंट। This is something which is either existing or maybe a process or maybe anything else. But after these, besides these stop points, there are connections, there is path. Okay, these connections, these links, these arrows, or just a space line, a straight line is called an edge. So these are vertices. Vertices is a plural of vertex, and these are edges, 2 3 4 edges. So अच्छा, ग्राफ की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ नहीं बल्कि बेतहाशा टाइप्स होती हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, क्योंकि हमने इनको डिटेल में जाना था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में, बट हम उनके उस कोर्स के अंदर भी नहीं जा सके। बट आप जब भी ग्राफ्स को आगे जाकर पढ़ेंगे, आई थिंक इट विल बी इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर, तो उसमें भी आपको ज़ीरो से पढ़ाया जाएगा फिर कि ग्राफ बेसिकली होता क्या है, उसको किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। बट एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे दूं, क्योंकि लेक्चर्स में आप सुनते हैं कि लेक्चर्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जाता है, लेकिन एक्चुअली उसका लुब्बे लुबाब जो होता है वो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने समझने होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बता देता हूँ, एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आप क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड दोज पॉइंट्स आर कि एक ग्राफ जो होता है ना, बड़े थोड़ा सा पेशेंट रह के मेरी बातें अगर समझ लेंगे तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप आगे जाएंगे। तो एक ग्राफ होता है, उसमें अगर मेरे कर्सर को फॉलो करें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वर्टेक्स एंड दिस इज़ अनदर वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल ये दो वर्टेक्स ही हैं, ठीक है, ग्राफ ही हमारा है, और तीसरी वर्टेक्स नहीं है, दो वर्टेक्स है। अगर इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन है, एरो नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर एरो दिया गया है या तो इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों तरफ आपने देना है तो फिर आप एरो दे ही क्यों रहे हैं, आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगा लें। बट दैट्स द डिबेट ऑफ अनदर पॉइंट। बट अगर एरो दिया हुआ है तो वी विल कॉल इट अ डायरेक्टेड ग्राफ, बिकॉज उसमें डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका ग्राफ ऐसा है जिसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, साइकिल का मतलब ये है कि आप एक जगह से इस जगह से अगर मैं चलता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और फिर वापस यहाँ आ जाता हूँ। अगर कोई एक पाथ भी आपकी ग्राफ में इस तरह का है ना कि आप एक नोड से निकलते हैं और उसी नोड पर वापस आ सकते हैं उसी रास्ते से, तो इसका मतलब है कि दैट ग्राफ इज़ अ साइक्लिक ग्राफ, यानी इसमें साइकिल है। और अगर नहीं है साइकिल तो उसको कहते हैं ए साइक्लिक ग्राफ, यानी उसमें साइकिल नहीं है, राइट। अच्छा, इसी तरह नोड एजेस के ऊपर अगर कोई नंबर लिख दिया जाए या कोई और चीज़ लिख दी जाए, अल्फ़ाबेट लिख दिया जाए, कोई वर्ड लिख दिया जाए, तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाने पे आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी। आप ये तो बता रहे हो कि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, लेकिन इसके ऊपर मैं लिख दूँ अगर भाई 500 किलोमीटर, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ का फासला 500 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपके 50 रुपये लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, वॉट एवर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर आप एज के ऊपर कोई नंबर लिख देते हो तो इसका मतलब है कि आपने एज को वेट दे दिया है, वज़न दे दिया है। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह की बेतहाशा इक़साम और नाम हैं मुख्तलिफ़ तरह के ग्राफ्स के। एक जस्ट एनेक्डोट मैंने आपको दिया है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस स्पेसिफिक कोर्स। So let's understand, to understand the objects that are modeled in software and the relationships that connect these objects, we would use graphs. और क्या हो रहा है इसमें, क्या हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, we are trying to understand the objects that are modeled in software, यानी कि जो आपके एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं। अगर आपको याद हो ERD DFD में हमने कहा था एक्सटर्नल एंटिटीज़, ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके, आप उनको वर्टेक्स में शो करोगे और आपने क्या शो करना है, यू वांट टू शो द रिलेशनशिप दैट कनेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो आखिर किस तरह से कनेक्टेड है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से, दूसरा तीसरे से, या तीसरा पहले से, किस तरह से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है भी या नहीं है, अगर है तो किस तरह से कनेक्टेड है। जैसे कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, ये हमें नज़र आ रहा है, लेकिन किस तरह कनेक्टेड है, डायरेक्टेड लिंक से कनेक्टेड है। डायरेक्टेड लिंक का मतलब ये है कि ये हमेशा सोर्स रहेगा और ये हमेशा डेस्टिनेशन रहेगी,
हमेशा यहाँ से डाटा निकलकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से निकलकर कभी यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि एरो दिया हुआ है, और एरो आप सबको समझ में आता है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप एरोज को बेतहाशा सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ऐसा ही है। एंड यू नो कि एक जो एरो है वो किस तरह से काम करता है, वो जिस तरफ उसको पॉइंट होता है आप सिर्फ डाटा वहीं पर लेकर जा रहे होते हैं, वहाँ से आप वापस नहीं आ रहे होते हैं अनलेस वहाँ से एरो कोई स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। सो एक तरीका ये है। या फिर आप ये देखें ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 3 से किस तरह से कनेक्टेड है, तो भाई अनडायरेक्टेड लिंक है। अनडायरेक्टेड लिंक का मतलब ये है कि या तो यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ से डाटा यहाँ भी आ सकता है, और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। दोनों तरफ एरो के, और एरो के जो है वो निशानात हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ हैं तो फिर हम दोनों तरफ नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, और हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का डाटा यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी यही बात हो रही है। पैरेलल लाइंस अगर आप देखें, ये लाइन है कि ऑब्जेक्ट डाटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, और ये लाइन भी यही है कि डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो दो लाइनें लगाने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ एक लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नंबर 1 ने अगर डेटा भेजा है तो वो 3 तक पहुंचेगा, फिर ऑब्जेक्ट 3 डेटा जो है वो 1 तक भेजेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे समझें कि दो लाइनें एग्जिस्ट कर रही हैं, दो रास्ते एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 2 को एक चीज़ भेजे, उसी वक्त ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 को भी एक चीज़ भेज रहा हूँ, उसे वेट ना करना पड़े ऑब्जेक्ट 3 के डाटा के आने का, यानी कि दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते ही जा रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही समझ लें कि यू हैव, आप लोग जिस तरह रोड्स पे कम्यूट करते हैं, तो एक रोड ऐसा होता है जिसमें आने जाने वाली दोनों लाइंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं अलहदा अलहदा, और एक रोड ऐसा होता है जिसमें सिर्फ जाने वाली लाइन एग्जिस्ट कर रही होती है। आप उस रोड से आ भी सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो टाइम ऐसा है या सिग्नल की सिचुएशन इस तरह की है कि आप वहाँ से आ सकते हैं या नहीं, ठीक है, या फिर वो लीगल है या नहीं, राइट। सो वो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन उसमें आपको देख, लेकिन अगर आप एक डबल रोड की तरफ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू कैन ईदर गो, यू कैन गो एंड कम एंड डू बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। सो अगर इसको जब ग्राफ को उसमें कन्वर्ट किया जाता है ना लॉजिकल नोटेशंस में, तो इस तरह की जो नोयत होती है, इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं उसको कम्युनिकेट किया जाता है बाय यूजिंग और इस तरह के कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग एक्सक्लूसिव और, यानी कि दोनों एक वक्त में नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं लेकिन दोनों एक ही वक्त में नहीं, और यहाँ पर दोनों कर सकते हैं और दोनों एक ही वक्त में भी कर सकते हैं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कंसिडर द टर्म ऑब्जेक्ट्स इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं ना, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कह दिया, इस तरह से मैंने ग्राफ पढ़ाने से पहले ही आप लोगों को ये कह दिया था, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में थे इस ग्राफ को समझने के, मैंने कहा था वर्टेक्स कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को एक ब्रॉडर टर्म में कंसिडर करें कि दिस ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट जस्ट योर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, it can be a file, it can be a document, it can be an image, it can be just a word, it can be just a value, it can be output from a function, it can be either thing. So in this context we consider the term objects in the broadest possible context. It encompasses data objects, traditional components and object oriented elements of software, computer software. अच्छा जी, कंपैरिजन टेस्टिंग की बात करते हैं। कंपैरिजन टेस्टिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, और कंपैरिजन टेस्टिंग ये कहता है कि अच्छा हम कर क्या रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। सो हमने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर उठाए, उनको बनाया और उनको टेस्ट करना चाह रहे हैं। कंपैरिजन टेस्टिंग ये कहती है कि आप रादर देन के एक सॉफ्टवेयर बनाएं और उसको टेस्ट करें, आप एक ही प्रॉब्लम 3-4 सॉफ्टवेयर टीम्स को दे दें और उन सबको कहें कि आपने इसका सोल्यूशन देना है, ठीक है। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं एक टीम है, टीम अल्फ़ा को भी कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर बनाना है, उनको मैंने प्रॉब्लम दे दी, टीम बीटा को भी कहता हूँ और टीम से चार्ली को भी कहता हूँ, तीनों टीम्स को मैंने कह दिया कि आपने ये सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ही प्रॉब्लम दी है सबको। अब क्या होगा, वो अलग अलग अपनी तरफ से टेस्टिंग वगैरह करके बनाकर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करके सब मुझे जो है एक एक सॉफ्टवेयर देंगे, टीम अल्फ़ा भी देगी, टीम ब्रावो भी देगी, टीम चार्ली भी देगी, 3 सॉफ्टवेयर आ जाएंगे मेरे पास। अब मेरा काम ये है
कि मैं अब उनकी कंपैरिजन टेस्टिंग करूं, यानी कि मैं अब उन तीनों को कंपेयर करना स्टार्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रॉब्लम थी और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं सब। एक ही प्रॉब्लम के जब सॉल्यूशंस होंगे तो इसका मतलब है कि या तो तीनों सॉफ्टवेयर आइडेंटिकल होंगे, यानी कि तीनों एक ही चीज़ बनाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी आइडियल ऑप्शन कि आप तीनों एक ही चीज़ बनाएं। सब तीनों टीम्स ने या तीनों शख्स ने अलग अलग चीज़ बनाई होगी, या कहीं ना कहीं उसमें अलग चीज़ होगी। किसी ने हो सकता है लैंग्वेज मुख्तलिफ यूज़ की हो, किसी ने हो सकता है प्लेटफॉर्म डिफरेंट यूज़ किया हो, किसी ने हो सकता है पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिफरेंट यूज़ किया हो, प्रॉब्लम वही सॉल्व की हो। लेकिन ये काम मैं कब करूँगा? मैं हमेशा तो ये काम नहीं करूँगा कि एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को हर दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 3-3 टीमें हायर कर लूँ। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं सिर्फ तब इसके लिए काम करूँगा जब रिलायबिलिटी इज़ वेरी क्रिटिकल। रिलायबिलिटी जो है ना आपके सॉफ्टवेयर की, वो क्रिटिकल हो। कहने का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल है या नहीं, आपका काम इस पर हो, स्केलेबिलिटी पर ना हो, उस पर पैसा कितना लग रहा है उस चीज़ पर ना हो। वाई? बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट अ सॉफ्टवेयर that should be absolutely reliable, it means that I am not interested कि वो सॉफ्टवेयर टाइम कितना लेगा बनने में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहा होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो सॉफ्टवेयर मेरा कितना पैसा लगेगा उसके ऊपर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि उस सॉफ्टवेयर पे वो सॉफ्टवेयर उसमें लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी इज़ कि रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब आपको पता है, रिलायबल का मतलब ये है कि अगर मैं उसको काम कोई दूँ तो वो काम करे। दैट्स इट, दैट्स माई ओनली प्रायोरिटी। अगर मेरी ये प्रायोरिटी है, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि उसमें उसमें अगर कोई मसला आता है तो फिर वो मेंटेनेंस के लिए वो ज़्यादा स्केलेबल भी हो सॉफ्टवेयर। स्केलेबल का मतलब ये है कि बेहतर तरीके से उसको मेंटेन किया जा सके। मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ ऐसा हो, लेकिन प्रायोरिटी मेरी नहीं है। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी यही है कि सॉफ्टवेयर अगर बने तो वो रिलायबल रहे, उसे जो काम कहा जाए वो रिलायबिलिटी के साथ वो काम करे। मुझे ये शक ना हो कि यार मैं इसको ये काम दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर को तो ये करेगा पता नहीं या नहीं करेगा, ये चीज़ मेरे जहन में ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर मैं रिलायबिलिटी को क्रिटिकल कहता हूँ तो इसका मतलब है कि आई हैव टू डू कंपैरिजन टेस्टिंग। और like I said कि separate software engineering teams develop independent versions of applications using the same specification. Each version can be tested with the same test data to ensure that all provide identical output. सबको एक ही इनपुट दी जाएगी। हर किसी सिस्टम को मैं उस सिस्टम की नोयत से चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चेक नहीं करूँगा कि यार टीम ब्रावो ये कह रही है कि आपका ये सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, बस इसकी इनपुट जो है ना उसमें आप डॉट नहीं लगाइएगा। आप जब कहें ना कि आपने 2.5 देना है तो आप 2 अलग देना और 5 अलग देना, डॉट नहीं लगाना। तो इस तरह आपका जो है वो सिस्टम सही चल जाएगा। आई वुड से नो, मैं तीनों को एक ही इनपुट दूंगा। मैं आपके सॉफ्टवेयर को देखकर अलग 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 से उसकी इनपुट पर नहीं आऊँगा, मैं सबको एक ही इनपुट दूंगा। और उनके उनके उनसे मुझे आइडेंटिकल आउटपुट भी आनी चाहिए, एक ही आउटपुट आनी चाहिए। आप मेरी इनपुट ही चेंज करवा देते हैं, मेरा सारा सॉफ्टवेयर ही चेंज करवा देते हैं, दैट्स नॉट माई केस। ये आपका हेडेक है कि आपने क्यों उसको 2.5 को 2 और 5 को अलग अलग ट्रीट किया। तो मैं हर किसी को आइडेंटिकल इनपुट्स दूंगा और हर किसी से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि सब मुझे सही आउटपुट दें। देन ऑल वर्जन्स आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पैरेलल। नॉट लाइक कि एक को आपने किसी एक सिस्टम पर चलाया, दूसरे को दूसरे सिस्टम पर चलाया, एक को आपने दोपहर में 3 बजे चलाया, दूसरे को शाम में 4 बजे चला रहे हैं। ये काम नहीं, पैरेलल, सामने हो तीनों मशीन्स आइडेंटिकल हो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी आइडेंटिकल। ऐसा ना हो कि एक मशीन एक ऐसे नेटवर्क के ऊपर है जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, दूसरी नेटवर्क की स्पीड बहुत कम है। एक कंप्यूटर 16 GB ऑफ रैम ले रहा है और दूसरा कंप्यूटर 2 GB ऑफ रैम पे चल रहा है। नो, ऑल ऑफ दीज शुड बी आइडेंटिकल। और इन सब के ऊपर जब आप चीज़ चलाएंगे तो वो पैरेलल में चलाएंगे, एट वन टाइम आप उनको स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल काउंट द टाइम एंड रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि एक्चुअली वो चीज़ सही से काम कर रही है या नहीं। रियल टाइम कंपैरिजन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। Another type of good testing is orthogonal array testing. Orthogonal array testing, it's not as hard
as it sounds, not as complicated as it sounds. So it's used when the number of input parameters is small and the values that each of the parameters may take are clearly bounded. What is it saying? It's saying कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ये चेक कर रहा है कि चलें उस डिटेल में नहीं जाते कि क्या चेक कर रहा है, लेकिन वो 3 इनपुट्स ले रहा है, लेट्स सपोज, या 2 इनपुट्स ले रहा है। आपको 2 नंबर देने पड़ते हैं और वो उस पर कोई काम करके आपको कुछ बताता है। आपने 2 नंबर देने हैं या 3, बहुत स्मॉल इनपुट है, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, दैट्स इट। वो बहुत ज़्यादा बड़ी इनपुट नहीं है कि आप पूरा डाटा बेस दे रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ दे रहे हैं। तो आपने वो 3 नंबर दिए, ठीक है। अब आप जब इसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे तो इसके बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर मैं इसको देता हूँ से 1, 5 और 7 और मैं चलाता हूँ और मुझे कोई मसला नज़र आ जाता है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं कहूँ कि मेरी इनपुट गलत थी, यानी कि 1, 5, 7 मुझे नहीं देना चाहिए था। एक तरीका ये है। या फिर मैं ये सोचूं कि इनपुट आउटपुट सही इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि मेरी इनपुट गलत थी, क्योंकि 1, 5, 7 तो सही है लेकिन 1, 7 सही है, 5 गलत है। 5 नहीं देना था मुझे, मसला 5 में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 और 7 को छोड़ देता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वो भी सही है या नहीं, लेकिन मैं उनको छोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ एक चीज़ के ऊपर, 5 के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ कि यार इसकी क्या बाउंड्रीज हैं। क्या 5 में तो मसला नहीं है, कि हो सकता है कि 5 ये चाहिए ही ना हो, इसको 1, 3, 7 लेता हो, 1, 2, 7 लेता हो, 1, 4, 7 लेता हो, लेकिन 5 और उससे बड़ी वैल्यू ना लेता हो। तो क्या मेरी इनपुट में यहाँ मसला था, या मेरे प्रोग्राम में यहाँ मसला है कि बीच वाली चीज़ को वो सही से इनपुट नहीं ले पा रहा है या उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। मैंने बाकी दोनों को आइसोलेट कर दिया, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ। इसी तरह हो सकता है कि मैं अगली टेस्ट केस के अंदर 5 और 7 को छोड़ दूँ और कहूँ कि 1 को मैं टेस्ट करता हूँ, यार 1 क्या कर रहा है, 1 क्यों जो है वो सही आउटपुट नहीं दे रहा। हो सकता है 1 की वजह से आउटपुट ख़राब हो रही है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरी इनपुट को गलत कह देंगे, भाई 1, 5, 7 गलत इनपुट है, और दूसरी इनपुट पर आ जाएं। या फिर ये है कि आप हर एक को अलग-अलग टेस्ट करें, ठीक है। तो जब आप हर एक को अलग-अलग टेस्ट कर रहे होंगे तो दैट इज़ नोन एज ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग। और इसको अगर आपको मैं विजुअलाइज करवाऊँ तो आप अगर इस क्यूब को देखें, एक क्यूब में 3 डायमेंशंस होती हैं, यू ऑल नो दैट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर आप देखें जितने भी इनपुट आ रही है वो 1 इनपुट एट अ टाइम है। जैसे कि इस इनपुट को आप देखें, हर एवरी बॉल इज़ एन इनपुट। अगर आप इस इनपुट को देखें तो यू विल सी कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। राइट, ग्राफ आपने पढ़े हुए हैं। अगर x की वैल्यू है कुछ तो आप राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे आगे जाते हैं, आप आगे आ गए। y की वैल्यू कुछ होती है तो आप ऊपर भी जाते हैं, लेकिन y की वैल्यू कोई है ही नहीं जो आप ऊपर जा रहे हो, आप x एक्सिस पर ही हैं, यानी कि y की वैल्यू 0 है। सिमिलरली आप z की डायमेंशन में भी मूव नहीं कर रहे हैं, आप वहीं पर हैं, यानी z की वैल्यू भी 0 है। विच मीन्स आपने y और z को आइसोलेट कर दिया, आप सिर्फ x की वैल्यू के ऊपर फोकस करके 1 इनपुट एट अ टाइम आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पे y की वैल्यू आपने बढ़ा दी लेकिन x की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू भी 0 है। यहाँ पर आप देखें तो z की वैल्यू बढ़ा दी आपने, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आपने कैलकुलस में पढ़े हुए होंगे कि अगर एक पॉइंट x पर लाई कर रहा है तो उसका y इंटरसेप्ट हमेशा 0 होता है। अगर एक पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x एक्सिस हमेशा 0 होता है। इसी तरह अगर एक पॉइंट z एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके x और y इंटरसेप्ट जो है वो 0 होंगे। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखें, यहाँ पर जो टेस्टिंग हो रही है नाउ, यहाँ पर L9 ऑर्थोगोनल टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ 3x3 ग्राफ। सो L9 ऑर्थोगोनल टेस्टिंग क्या कह रही है, वो कह रही है कि आपकी जो इनपुट पैरामीटर्स है, लेट्स सपोज ये एक इनपुट है। अब यहाँ पर अगर आप इनपुट देखो तो यहाँ पर ना सिर्फ आप x को चेक कर रहे हो, क्योंकि x की वैल्यू भी बढ़ी हुई है, y की वैल्यू भी बढ़ी हुई है और z की वैल्यू भी बढ़ी हुई है। तीनों की नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, विच मीन्स इन तीनों की कोई ना कोई वैल्यू है और इन तीनों को एक ही वक्त में टेस्ट किया जा रहा है, 1 बाय 1 चेक नहीं किया जा रहा। तो अगर इस तरह की आप टेस्टिंग कर रहे हो कि एवरी इनपुट इज टेस्टेड साइमल्टेनियसली, that is known as every type of input, every phase of your input is tested simultaneously, we are talking about orthogonal array testing. Then the last thing is model based testing.
मॉडल बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है? इट एनालाइजेज एन एग्जिस्टिंग बिहेवियरल मॉडल फॉर द सॉफ्टवेयर और क्रिएट वन। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग में हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर के कोड को इतना ज़्यादा चेक नहीं करते, हम उसके डिज़ाइन को टेस्ट करते हैं कि हमने जो आर्किटेक्चर यूज़ किया, हमने जो अपना यूज़र मॉडल बनाया था और सारी चीज़ें वो की थी, अपने आर्टिफैक्ट्स बनाए थे, स्टेट डायग्राम्स बनाई थी, वो उसी तरह से आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या आपने सोचा कुछ था और बना कुछ। वी आर नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आवर कोड के इनपुट के लिए आउटपुट सही दे रहा है या नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डिज़ाइन फेज, our model based testing. So recall that a behavioral model indicates how software will respond to external events or stimuli. आपको याद होगा हमने ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल इवेंट्स को किस तरह से डील करता है, इसके लिए एक अलग से हमने टॉपिक डील किया था और दैट वाज अ बिहेवियरल मॉडलिंग फेज, जिसके अंदर हमने स्टेट डायग्राम्स देखी थी, स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स हमने बनाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि आपका एक प्रोग्राम एक्टिव पैसिव स्टेट में है, वहाँ से फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव स्टेट में हो जाता है, बाकी सारे पैसिव में रहते हैं। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक आप ट्रांजिट कर जाते हैं, आप मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ सम इनपुट। सो ट्रैवर्स द बिहेवियरल मॉडल एंड स्पेसिफाई द इनपुट्स दैट विल फोर्स द सॉफ्टवेयर टू मेक द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द इनपुट्स विल ट्रिगर इवेंट्स दैट विल कॉज द ट्रांजिशन टू अकर। ऑब्वियसली इनपुट आएगी कोई ना कोई एक छोटी सी भी इनपुट में अगर चेंज होता है तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर की। तो वही STDs वाली बात हम यहाँ पर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। रिव्यू द बिहेवियरल मॉडल एंड नोट दैट द एक्सपेक्टेड आउटपुट्स एज द सॉफ्टवेयर मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे ही स्टेट ट्रांजिट होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर आप आते जा रहे हैं, तो यू विल नो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर आप जैसे जाएंगे तो उस दौरान क्या क्या चेंजेस हुई आपके सॉफ्टवेयर में नोट करते जाएं और फिर उन टेस्ट को, उन चीज़ों को नोट करते हुए अपने टेस्ट केसेस बनाएं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर ट्रांजिशन में गलती हुई है तो उस हिसाब से फिर टेस्ट केसेस बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें और फिर कंपेयर योर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस एज रिक्वायर्ड। और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर उस हिसाब से आप अपनी करेक्टिव एक्शंस लें, यानी कि अब उन चीज़ों को चेंज करें अगर चेंजिंग की ज़रूरत है, या अगर चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए अलग हो सकता है आपको टेस्ट केस डिज़ाइन करना पड़े। और जब तक आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है और एक्चुअली उसके रूट पता नहीं है, तब तक डिफरेंट टेस्ट केसेस आप बनाते रहेंगे और उनको टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ तक हम अपने लेक्चर को रख रहे हैं, अपने पूरे कोर्स को रख रहे हैं। ऑल्दो देर आर अ मिलियन मोर थिंग्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि आई होप कि आगे जाकर आप बिकॉज आपकी जो पूरी डिग्री है दैट इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। आगे जाकर हर एक चीज़ के लिए अलग कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और उनको आप स्टडी भी करेंगे और उन पे दी हुई चीज़ों के भी ऊपर डिस्कशन भी होगी ऑब्वियसली। एंड आई विल बी ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी। यू विल हैव मी। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है तो यू हैव योर होल अपकमिंग 3.5 years or 3 years to interact with me regarding software engineering. Any question, any issues or any new topics that you might want to understand with the help of a teacher, I will also be available always be available to you hopefully. नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्ज़ाम सिनेरियो, हमने ये कहा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मैं आपको दे दूंगा और उसके 24 से 48 घंटे होंगे उस एग्ज़ाम को करने के। उस एग्ज़ाम में क्या क्या होगा मैं उसको भी नहीं बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में देयर विल बी नो इन्विजिलेटर ऑन यू ऑब्वियसली। आपके ऊपर कोई इन्विजिलेटर नहीं है। आपको अगर 24 से 48 घंटे दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, यू हैव एक्सेस टू ऑल द बुक्स एंड ऑल द लेक्चर्स एंड व्हाट नॉट, एंड यू विल बी कंसल्टिंग दोज इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ परफेक्टली ओके। बट what is not very ethical like now is that कि आपने एक कोड लिया या इसी तरह से किसी का सोल्यूशन लिया। सो माई पॉइंट इज कि इट्स अप टू योर इंटेग्रिटी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इंटेग्रिटी, कि आप किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी चीटिंग वगैरह ना करें। ऑब्वियसली मैं भी नहीं देख पाऊंगा अगर आपने चीटिंग की है और ना ही कोई इन्विजिलेटर वगैरह होगा, बट इट्स अप टू योर इंटेग्रिटी। क्योंकि आपको अगर इतना टाइम दिया जा रहा है हर एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए तो आई एम श्योर कि आप
सॉल्व कर लेंगे उसको। सो यू वुड हैव टू चैलेंज योर सेल्फ कि आप उन चीज़ों को सॉल्व कर लें। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी आपके पेपर के अंदर जो कि मैंने या तो पढ़ाई ना हो या उसका कोई हिस्सा मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, आपको जो चीज़ थोड़ी सी भी चैलेंज कर रही है उस पर अपने आप को चैलेंज करें और उसका सलूशन ढूंढें। इट्स बेटर कि आप कोई एक थोड़ा हल्का ग्रेड ले लें, एक ऑनेस्ट ग्रेड ले लें, रादर देन कि आप कॉपी करके ग्रेड तो अच्छा अचीव कर लें लेकिन जब आप आगे जाएं तो आपको कुछ पता ही ना हो कि एक्चुअली हो रहा क्या है कोर्स के अंदर, राइट। सो इट्स बेटर कि आपका अगर ग्रेड थोड़ा सा भी नीचे होगा आपकी हॉनेस्टी की वजह से, तो इट्स बेटर ताकि आप अगले आने वाले टीचर्स को भी और सब स्टूडेंट्स को, सब कोलीग्स को ये अंदाज़ा हो कि आपका लेवल क्या है, ठीक है, ताकि उस हिसाब से आपको चीज़ें समझाई जाएँ। अगर आप पेपर पर ये दिखाना शुरू हो जाएंगे कि मैंने ए ग्रेड ले लिया है जबकि आपको आता कुछ नहीं है, तो फिर अगला भी ये समझेगा आपने ए ग्रेड लिया हुआ है तो आपको सब कुछ आता है, और फिर वो बात भी फिर 100 के बाद ही शुरू करेगा जबकि आपका लेवल 40 का होगा, और ना आपको 40 से लेके 100 तक वाली चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना उसके बाद वाली चीज़ें समझ में आएंगी। सो इट्स अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ मी कि अर्न योर ऑनेस्ट ग्रेड प्लीज़, और and you can do it and you can push your limits and I think you can do it. It's just a matter of कि आप कमिट करें इस चीज़ से कि आपने खुद स्टडी करनी है और जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लें कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, किस तरह से पढ़ी हैं, तो आई एम श्योर कि यू विल बी ओके विद योर फाइनल एग्ज़ाम. So that's about it from today's class. This was our last class. This was our last interaction of this semester. I'm not sure if we will be able to communicate in a class in the future. We will have a Zoom meeting to discuss our final exam the week after next, though. So, if you have any question, any query, any issue, you can ask me from the chat box. Otherwise, you can write me an email whenever you want, and I will reply whenever I want. So, that's about it from today's class. Thank you very much.